तो फ्रेंड्स, स्टडी अप नाउ का स्वागत है। तो आप लोग की रिवीजन कैसी चल रही है? आशा कर रहे हैं कि अच्छा ही चल रहा होगा रिवीजन। ठीक, ज्यादा चांस है कि डेट बढ़ जाएगा, 12 या 14 दिसंबर को एग्जाम शायद होगा। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, डेट बढ़े ना बढ़े। ठीक, एग्जाम 17 नवंबर को ही हो जाए या 12-14 दिसंबर को, रिवीजन चलता रहेगा अपना। ठीक, जब तक पेपर नहीं हो जा रहा तब तक। ठीक, ये इकोनॉमिक, इसके बाद इकोनॉमिक्स की क्विक रिवीजन बाकी है तो वो कर लेंगे। तो लगभग बीपीएससी प्रीलिम्स के सारे प्रीलिम्स टॉपिक कवर कर लेंगे आप लोग। तो करंट अफेयर्स ही क्यों छोड़े, तो उसका भी रिवीजन कर लेंगे। बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स और संघ लेवल पे करंट अफेयर्स है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, वो सारे करंट अफेयर्स भी रिवीजन कर लेंगे। ठीक, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा रहेगा ये अगर करंट अफेयर्स क्विक रिवीजन चला। वन लाइनर बेसिस पे रहेगा। आपको बस 30 मिनट को वीडियो आएगा। 30 मिनट में लगभग 30 मिनट में लगभग 200-300 वन लाइनर क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए चालू करते बिना कुछ देर किए हुए। कर रहे हैं भाई, एक हाँ, आज चालू कर रहे हैं पादप हार्मोन से। ठीक, तो देखिए, पौधे की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। जैसे मानव शरीर में हार्मोन होती है ना, हर चीज के लिए अलग अलग हार्मोन, तो उसी तरह पादप में भी हार्मोन होते हैं। तो मतलब जैसे फूल खिलाने वाले हार्मोन। ठीक, जैसे हम लोग जैसे क्या कहते हैं, जैसे नींद नींद स्रावित, अपने लोग के शरीर में नींद स्रावित करने वाले हार्मोन होते हैं ना, मेलाटोनिन हार्मोन है जो नींद आने की प्रबल संभावना को जागृत करता है। ठीक, वो हार्मोन की वजह से ही होता है। ठीक, तो देखिए, तो वो तो जंतु मानव वाले हार्मोन में आएंगे तो उसमें तो जानेंगे, लेकिन अभी तो पादप हार्मोन की बात करेंगे। ठीक, तो देखिए, फूल खिलाने वाले हार्मोन, तो ये याद मतलब पादपों में फूल खिलाने वाले हार्मोन बताइए, मतलब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से हार्मोन पादपों पादपों के कौन से हार्मोन फूल खिलाने में सहायक होते हैं? तो फ्लोरीजीन्स। ठीक, ध्यान रखेंगे, ये ऑक्सीन हार्मोन है। जटिल कार्बनिक यौगिकों को तोड़ने में कौन से हार्मोन कार्य करते हैं? तो जिबरेलिन्स। ठीक, और क्षारीय प्रकृति के हार्मोन कौन से होते हैं? साइटोकाइनिन। ठीक, और ये अम्ल वृद्धि रोधी हार्मोन के रूप में कौन से अम्ल पादप हार्मोन काम करते हैं? एबिसिक अम्ल। ठीक, और ये देखिए, गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन एथिलीन है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे ये। आज ये क्या हो रहा है? हाँ, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर किसके द्वारा मापा जाता है? बताइए, ये पूछा गया क्वेश्चन और पूछा जाता है बराबर पीसीएस में। ठीक, तो देखिए, गैनोंग फोटोमीटर के द्वारा पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को मापा जाता है। ठीक, और आप बताएंगे कि आर्द्रता को मापने वाला यंत्र, जो अपन लोग इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं, फिजिक्स के क्विक रिवीजन में देखे थे कि किसके द्वारा मापा जाता है, किस यंत्र द्वारा, वो देखे थे। तो उस स्लाइड से ना आप जानिए, मतलब 1-2 क्वेश्चन हर साल पीसीएस में पूछते ही है। नींबू का लिटिल लीफ रोग, नींबू में लिटिल लीफ रोग होता है किसके कमी के कारण? तो कॉपर की कमी के कारण। यहाँ क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नींबू में लिटिल लीफ रोग होता है, किसके कारण होता है? और उसमें एक होगा आंसर, ऑनलाइन क्वेश्चन बनेगा, तो एक आंसर उसमें कॉपर होगा, जो आपका सही आंसर होगा। ठीक, और यहाँ देखिए, मटर का मार्च रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो मैग्नीज की कमी के कारण। ठीक, ध्यान रखेंगे। धान का खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? जिंक की कमी के कारण। ठीक, ध्यान रखेंगे। फूल गोभी, वही सब्जी फूल गोभी, उसमें एक रोग होता है जिसका हुइपटेल नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो मोलिबेडेलम के कारण
ये होता है, ठीक, इसकी कमी के कारण। और ये देखिए पतियों में हरिमहीनता रोग किसके कारण होता है, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा मोलिब्डेनम की कमी के कारण होता है, ठीक। नींबू का हाइबाइक रोग किसकी कमी का, तो ये भी कॉपर के कारण ही होता है। उधर लिटिल लीफ रोग भी कॉपर की कमी के कारण होता है नींबू में। आम में देखिए लिटिल लीफ रोग किसके कारण, किसकी कमी के कारण होता है, जस्ता की कमी के कारण होता है, ठीक, ध्यान रखेंगे जस्ता की कमी के कारण। चुकंदर में अगर एक साइड रोग एक साइड फल का नाम दे दे और किसकी कमी के कारण, तो उनमें इनमें से कौन से सही नहीं है या असत्य है या सत्य है, ऐसे करके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। चुकंदर में हट रोट रोग किसके कमी के कारण होता है, तो बोरोन की कमी के कारण। ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक, बीपीएससी कहीं किसी साल पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक। ये देखिए आंवला में निक्रोसिस रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो बोरोन के कारण ही होता है, ठीक। आलू में ब्लैक हट रोट रोग किसके भंडारण में कमी के कारण होता है, तो ऑक्सीजन, ठीक, ध्यान रखेंगे। सलजम में वाटर कोट रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो मैग्नीज की कमी के कारण, ठीक, ध्यान रखेंगे ये। अब देखिए वर्गीकी देखिए, तो जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूह में बांटा जाता है, जिसे वर्गीकी कहते हैं, ठीक। तो देखिए ये बांटा गया संघ प्रोटोजोआ, ये इसकी विशेषता के आधार पर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक। तो आप क्वेश्चन देखे भी होंगे विशेषता के आधार पे, तो उस आधार पे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि संघ प्रोटोजोआ की क्या क्या विशेषता है और इसके एग्जाम्पल भी क्या है, इसके अंदर कौन से जीव कौन से छोटे समूह आते हैं, जंतु जीव आते हैं, ठीक, वो भी देखेंगे। तो एग्जाम्पल भी पूछ सकता है। इस संघ के जंतुओं में कोई उत्तकीय अंग नहीं होता, इसकी पहली विशेषता संघ प्रोटोजोआ की, ठीक। इनका शरीर नग्न एवं पॉलीकिन द्वारा ढका होता है, ठीक। अब ये देखिए यहाँ इस संघ के अंतर्गत अमीबा, एंटी अमीबा स्टोलिटिका, एंटी अमीबा कोलाई, प्लाज्मोडियम, वही प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जिसके कारण बीमारी कौन सी होती है, आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए। यूग्लिना आदि जीव इसके अंतर्गत आते, ठीक। तो इस संघ प्रोटोजोआ के देख लेंगे, ये उसमें उत्तक या अंग नहीं होता, ठीक। और ये देखिए इनका शरीर नग्न एवं पॉलीकिल द्वारा ढका होता है, ठीक। और इसमें इस संघ के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत पाए जाने वाले जीव, और बीबीएससी का फेवरेट ऑप्शन ई ऑप्शन रहता है, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से सभी, तो वो उसका आंसर है कि नहीं। पोरीफेरा देखिए, ये बहुकोशिकीय जीव जलीय जंतु है, ठीक। ये बहुकोशिकीय जलीय जंतु होते हैं जो साधारणतः चट्टान या किसी ठोस पदार्थ पर रहते हैं, ठीक। इसकी ये विशेषता के रूप में अगर देखें तो। और ये देखिए इनकी आकृति अनियमित, बेलनाकार, अंडाकार या शाखानुमा होता है, ठीक। और इनके शरीर में उत्तक नहीं होते, ठीक। तो इसमें उत्तक या अंग नहीं होता। और यहाँ देखिए पोरीफेरा में भी उत्तक या अंग नहीं होता, ठीक। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले जीव देखें तो साइकन, हाइनोलेमा, यूस्पांजिया, अस्पंजिया, यूप्लेटेक्ला आदि जंतु इसमें पाए, इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो यही इस संघ के जंतु प्रोटोजोआ संघ और पोरीफेरा संघ मिला दे और इनमें से पूछ दे कि इनमें से कौन से पोरीफेरा संघ के जंतु है, तो यहाँ ऐसे करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ऐसे करके आप याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कैसे बन सकता है यहाँ से अगर ये बताते रहेंगे तो आप क्या कहते हैं इसे ध्यान रखने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे, नहीं तो आपको लगेगा कि ऐसे ही ये दिया हुआ है एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल लाने का मतलब है कि क्वेश्चन पिछले ईयर पूछे गए हैं, इसीलिए यहाँ पे ये स्लाइड लाया गया, ठीक। ये देखिए संघ अर्थोपोडा के बारे में देखिए, तो इस संघ के जंतु जल, थल, वायु तीनों जगह पर पाए जाते हैं, ठीक। इस वर्ग के अंतर्गत देखें तो मक्खी, केकड़ा, मकड़ियां, किलनी, बिच्छू, तिलचट्टा, झींगा, रेशम कीड़ा आप बताइए, ठीक, कौन सी रेशम कीड़ा होता है। कन खजूरा, निम्फॉन आदि
इस संघ के जंतु है। किस संघ के? तो संघ आर्थ्रोपोडा है। तो इसके इस संघ के मतलब इस संघ के जंतु को याद रखिए, ठीक। एग्जाम्पल को जरूर याद रखिए क्योंकि ऐसे करके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। संघ मोलस्का के बारे में देखिए, तो इसके अधिकांश जीव समुद्री होते हैं। तो किसके अधिकांश जीव समुद्री होते हैं? तो मोलस्का के। तो ऐसे ही दे देगा, मतलब विशेषता बताने के लिए इसमें से एक विशेषता है किसी और वर्ग की का दे देगा और बोल देगा कि इनमें से कौन से सही नहीं है, असत्य है, ठीक। तो ये याद रखेंगे। लेकिन कुछ स्वच्छ जल में एवं स्थल पर भी पाए जाते। तो यहाँ ध्यान देंगे, अधिकांश जीव समुद्र में होते हैं, न कि केवल लिखा रहा है। यही पे अगर कहीं पे स्टेटमेंट आपको दिखे कि मोलस्का संघ के जीव केवल समुद्रों में ही पाए जाते हैं, तो गलत। अधिकांश जीव पाए जाते हैं, न कि केवल उसी में ही पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है स्वच्छ जल एवं थल पर भी पाए जाते हैं, ठीक। और इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत जंतु देखें तो नोटिल्स, ऑक्टोपस, डोरिस, ये देखिए डेंटेलियस, इलियम और काइटन, पायला, हेलिक्स, सीपिया, ये जीव इसके अंतर्गत आते हैं, मोलस्का के अंतर्गत, ठीक। ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ देखिए संघ अकाइनो डरमेटा, देखिए तो इस संघ के जंतु सभी जंतु समुद्री होते हैं। इसके अंतर्गत तारा मछली, यहाँ देखिए सभी जंतु समुद्री होते हैं और मोलस्का सभी नहीं, अधिकांश, ठीक। तारा मछली, बीटल स्टार, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, कुकुमेडिया, थर्न आदि ये जीव संघ एकाइनो डरमेटा संघ के जीव है, ठीक। तो ये एग्जाम्पल याद रखेंगे आप और इसकी विशेषताओं को भी याद रखने की कोशिश करेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां गलत ना हो, इसके लिए ये मतलब इसकी विशेषता याद रखना जरूरी है क्योंकि ये यहाँ स्लाइड लाया गया है, इसका मतलब है कि पिछली ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। इसीलिए ये यहाँ लाया गया, ठीक। तो आगे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। संघ कार्डिडेटा की विशेषताएं देखें तो ये संघ, इस संघ में शार्क, टॉर्पीडो, रोहू, कतला, ये मछली का नाम है ना भाई, रोहू, कतला, सिंगी, मांगुर, गरई, एनाबस आदि आते हैं, ठीक। ये शार्क को डार्कफिश तथा टॉर्पीडो को इलेक्ट्रिक रे के नाम से भी जानते हैं। तो निम्नलिखित में विचार कीजिए, कौन से जीव को डार्क फिश के नाम से जानते हैं? तो शार्क को जानते हैं, ठीक। और टारपीडो को किस नाम से जानते हैं? तो इलेक्ट्रिक रे के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक रे, ठीक। ये भी ध्यान रखेंगे। और यहां देखिए उभयचर वर्ग, इस वर्ग में मेढक, सैलमेंडर, प्रोटीसस, साइरेन आदि जीव आते हैं, ठीक, इसके अंतर्गत। ये ध्यान रखेंगे। ये देखिए सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आने वाले अगर क्या कहते हैं जंतु की बात किया जाए तो इसमें अगर जंतु की बात किया जाए, जीव जंतु की बात है तो कछप, कछुआ, गोह, करैत, अजगर, घड़ियाल, नाग और एलिगेटर आदि सरीसृप के जीव है, ठीक। तो इसके जीव भी देख लिए, है कि नहीं। तो और इसके देखिए बर्गेस का साधारण नाम देखिए, जो सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं, इसके साधारण नाम देखिए तो कैरेट तथा नाजा का साधारण नाम देखें तो कोबरा। तो कोबरा का कोबरा किस नाम से जाना जाता है? तो यही पूछा जा सकता है कि बताइए कोबरा किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए किस नाम से जाना जाता है? तो नाजा के नाम से जाना जाता है, ठीक। किसके नाम से? नाजा के नाम से। ये ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ये आपके लिए जो जो भी दोस्त या भाई बिहार स्पेशल का क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो वो इस स्कैनर को स्कैन करके आप बिहार स्पेशल का क्विक रिवीजन एकदम मतलब समझने लायक, मतलब बहुत शॉर्ट्स में बनाया हुआ और सारा चीज कवर भी किया हुआ है क्विक रिवीजन,
तो आप बिहार स्पेशल का क्विक रिवीजन भी देख सकते हैं इसको स्कैन करके। ठीक, तो आप जाइए और जरूर जुड़िए इस बिहार स्पेशल क्विक रिवीजन से। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं। अब देखते हैं विटामिन और पोषण के बारे में बात किया जाए तो ये देखिए वर्ष 1911-12 में पोलैंड के वैज्ञानिक कैसिमिर फंग, बस फंग याद रखिए, ने पहली बार विटामिन शब्द का प्रयोग किया। तो किसने पहली बार विटामिन शब्द का प्रयोग किया? अगर वन लाइन क्वेश्चन बनाना चाहे एग्जामिनर तो फंग ने। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे, किसने? तो फंग ने। अब देखिए यहाँ, अगर अब तक विटामिन को दो श्रेणियां ज्ञात है, तो जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो चलिए देख लेते हैं भाई। तो क्वेश्चन तो यहां से डायरेक्ट एग्जामिनर बना सकता है भाई। कैसे? निम्नलिखित का नोट विचार कीजिए, कौन से जल में घुलनशील विटामिन है? और एक ऑप्शन उसमें होगा विटामिन बी एंड सी, दोनों दो। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, और वसा में घुलनशील ए डी ई के। ठीक, ये वसा में घुलनशील विटामिन। और कौन से विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो बी सी। कौन से जल में घुलनशील विटामिन है? तो ए डी ई के। ठीक, तो ऐसे करके याद रखेंगे। अरे बी सी डी ई के, किसी के नाम पे नाम का पहला लेटर ऐसे करके याद रख लीजिए। ठीक, अब ये तो बड़े ये ये चार्ट देखिए आप, फुल चार्ट। इस चार्ट से आपको क्या लग रहा है? क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, है कि नहीं? तो देखिए, पहले देखेंगे स्रोत क्या है विटामिन के, और इसकी अगर ये कमी हुआ तो कौन सा रोग भी हो सकता है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, तो इसलिए इसे स्किप नहीं कर सकते आप। देखिए विटामिन ए, जिसमें रेटिनॉल पाया जाता है। ठीक, तो विटामिन ए का स्रोत गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, ये और मछली का तेल खाकर हम, और ये यकृत में विटामिन ए, यकृत में जाके विटामिन ए रेटिनॉल में बदल जाता है, इसलिए यहाँ पे यकृत लिखा है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाए कि मानव के शरीर में कहाँ पे विटामिन ए जाके रेटिनॉल में बदल जाता है, तो मानव शरीर यकृत में जाके बदल जाता है। ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे आप। तो विटामिन ए हमें अगर लेना है तो ये सब खाकर विटामिन ए प्राप्त कर लेंगे। और अगर इसकी कमी हुई तो क्या हो सकता है? कौन से रोग हो सकते हैं? तो रतौंधी। ठीक, रतौंधी हो सकता है। और एक रोग क्या है? जीरो पैथैलेमिया नामक रोग हो सकता है। ठीक, और विटामिन बी1 का रासायनिक नाम बोले तो थायमिन। ठीक, विटामिन बी1 का, और विटामिन बी1 प्राप्त करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? स्रोत क्या? तो सोयाबीन का सेवन करिए, अनाज, दूध और फलियां। ठीक, और इसके विटामिन बी1 से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी नामक रोग होता है। ठीक, इसका पिक्चर क्यों नहीं लाए? क्योंकि मतलब ये मतलब आकर्षक लगता है स्टूडेंट को ज्यादा, अगर पिक्चर साथ में रहे। तो पिक्चर नहीं लाने का, उसमें समय ज्यादा किल हो जाता है पिक्चर दिखाने में, तो इसीलिए ये तो आप लोग रेगुलर क्लास में पढ़े ही होंगे, है कि नहीं? तो इसीलिए पिक्चर नहीं लेके हैं। ठीक, नहीं दो लेके आते जरूर, टाइम ज्यादा किल होता है उसमें। देखिए विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम अगर देखिए तो राइबो फ्लेविन हुआ, और इसे क्या सेवन करके हम प्राप्त कर सकते हैं? तो अंडा, पनीर, मांस, ईस्ट, हरी पत्तेदार सब्जियां। और स्रोत तो कम पूछा जाता है, इससे कमी से होने वाले रोग। तो बी1 से बेरी बेरी, बी2 से कौन सा? बी2 अगर कमी होगी तो त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, और किलोसिस। तो आप अपने शरीर पे देखिए ये सब हो रहा है, तो आपके शरीर में विटामिन बी2 की कमी है। ठीक, ठीक ना? चलिए अगला देखते हैं, विटामिन बी3।
विटामिन B3 का रासायनिक अगर नाम देखें तो निकोटीन अम्ल अथवा नियासिन कह सकते हैं। और इसकी कमी से होने वाले रोग देखें तो चर्म रोग हो सकता है, या उसे 4D सिंड्रोम कहते हैं, ठीक, उसे पेलाग्रा कहा जाता है, ठीक। तो इन तीनों शब्दों में जो भी आए तो किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन B3 की कमी के कारण। और ये ना हो इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा क्या सेवन करना चाहिए? तो दूध, अंडे, फलियां, मछली, ईस्ट, मांस, ये सब सेवन करने चाहिए, ठीक। विटामिन B5 का रासायनिक नाम अगर देखें तो पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक। और इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो बाल का सफेद होना। तो भाई बाल अगर सफेद हो रहा है तो विटामिन B5 का टैबलेट खाइए, और वृद्धि का रुकना भी इसकी कमी के कारण हो जाता है, ठीक। और इसके सेवन कर मांस, दूध, अंडे, मूंगफली, ये सब भी खाते रहिए तो जिससे विटामिन B5 की कमी महसूस ना हो, ठीक। विटामिन B6 का अगर रासायनिक नाम देखें तो पायरिडॉक्सिन, रासायनिक नाम भी पूछे जा सकते हैं, तो अगर साथ में ये भी ध्यान रखें आप। और इस विटामिन B6 की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया। कितने बार पूछे गया क्वेश्चन ये, एनीमिया किसके कारण होता है? तो विटामिन B6, अगर विटामिन B6 B5 करके न दिया हो तो विटामिन B और चर्म रोग भी होता है, ठीक। विटामिन B7 का रासायनिक नाम अगर देखें तो बायोटीन हुआ। और इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो बालों का झड़ना और लकवा मारना जिसे कहते हैं, वो विटामिन B7 की कमी के कारण होता है। और ये ना हो मतलब इसके पर्याप्त स्रोत है मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, फल, ठीक। विटामिन B9 फोलिक अम्ल, इसके रासायनिक नाम किया, रासायनिक नाम के रूप में देख सकते हैं। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त क्षीणता या कुंठित वृद्धि, ठीक। और इसकी कमी को दूर करने के लिए हरी सब्जियां आप सेवन कर सकते हैं, फलियां, ईस्ट, मांस अंडे लगभग सब में है, मांस अंडे दूध है ना, तो ये सब अब उन लोग के खाने में तो खाने के क्रिया में तो ये सब चलता ही रहता है ना, पर डे कुछ ना कुछ ये सब। विटामिन B12 का रासायनिक अगर नाम देखें तो यार विटामिन B2, 6, 7, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक दिया हुआ, तो ये जरूर याद रखिए भाई। B9 के बाद विटामिन B12, तो इसका रासायनिक नाम अगर देखें तो सैनो को बालमीन है, ठीक। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया और पांडु रोग जो पांडवों को हुआ था, पांडु रोग। एक जगह और लिखा हुआ था एनीमिया के बारे में, तो एनीमिया, ठीक। यहाँ विटामिन B6 के कारण भी एनीमिया रोग होता है, और इधर विटामिन B12 के कारण भी एनीमिया रोग और पांडु रोग होता है, ठीक। अब देखिए विटामिन B का रासायनिक नाम अगर देखिए तो एस्कॉर्बिक अम्ल, मतलब कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी हुआ इसका मतलब। तो विटामिन C में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक। और इसके कारण कौन सा रोग होगा? स्कॉर्बी रोग होगा। तो ये शायद ही पूछेगा क्योंकि इसके नाम से ही लग रहा है कि इसकी कमी के कारण हुआ होगा। विटामिन C अगर दे तब तो ऑप्शन में, तब तो पता रहेगा तभी सही कर पाएंगे, लेकिन एस्कॉर्बिक अम्ल दे तो सही कर लेंगे क्योंकि इसके नाम से ही लग रहा है। और इसका स्रोत देखिए विटामिन C का, तो आंवला, नींबू खाइए, टमाटर खाइए, खट्टे फल खाइए, तो इसकी कमी को दूर किया जा सकता है, ठीक। और विटामिन D भाई, विटामिन D तो हम लोग कहां से ज्यादा प्राप्त करते हैं? सूर्य के प्रकाश से विटामिन प्राप्त करते हैं, जिसमें कैल्सीफेरॉल पाया जाता है, ठीक। और इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रेक्टस, सूखा रोग, ठीक। एक नाम और है ऑस्टियोमाइलेशिया नामक रोग भी होता है, ठीक। अब यहां देखिए विटामिन E में क्या पाया जाता है? तो टोकोफेरॉल, या इसका रासायनिक नाम बोलिए, या इसमें पाया जाता है। और इसकी कमी के कारण, विटामिन E की कमी के कारण कौन सा रोग हो सकता है? तो जन्नांग वाली बीमारी हो सकती है, पेशियां कमजोर हो सकता है, जनन क्षमता की कमी हो सकती है। तो याद रखो भाई, जनन क्षमता कम हो सकती है, विटामिन E की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक। विटामिन के में देखें तो इसके रासायनिक नाम है और इसमें पाए जाते हैं तो नेप्थोक्विनोन पाए जाते हैं, ठीक। और इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है? विटामिन के कमी, रक्त का थक्का न जमना, जब ब्लेड से कहीं कट जाता है तो कुछ देर बाद
खुद ही बंद हो जाता है, क्योंकि उसमें थक्का जम जाता है। तो अगर विटामिन के की कमी है तो वहां थक्का जमना बंद हो जाता है, ठीक। तो खून निकलता है, थोड़ी भी कट हुई तो खून निकलता है कि निकलता ही रह जाए। तो तो ये ना मतलब इसकी कमी करने का स्रोत अगर देखें तो सोयाबीन का सेवन, आंत की बैक्टीरिया भी विटामिन के का स्रोत है, हरी सब्जियां और अंडा, ठीक। अंडा खाते रहिए, मस्त रहिए। अब देखिए पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में विभिन्न भौतिक और रासायनिक क्रियाओं और एंजाइमों की सहायता से भोज्य पदार्थों को सरल एवं छोटे घुलनशील अणुओं में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है, ठीक। ये देखिए चार्ट थोड़ा बड़ा कर ताकि आपको दिख सके सर अच्छे से। दिख रहा है? बताना भाई कमेंट सेक्शन में, दिख रहा है ना? देखिए आहार नाल चालू कहां से होगा? मुख, गुहा, ग्रास नली, कृष्णी, अमाशय और आंत में जाएगा, ठीक। आंत में छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक। तो मुख गुहा में क्या निकलेगा? लार, ठीक। और यहीं पे टाइलिन नामक एंजाइम। तो आप ये बताइए, बताएंगे हम ही बताएंगे कि लार के कारण मुख में किस चीज का पाचन होता है? स्टार्च का होता है, प्रोटीन का होता है, लिपोप्रोटीन का, मतलब किसका पाचन होता है, ठीक। तो आप ये बताइए इसमें किसका पाचन होता है, ठीक। अब ग्रास नली में तो भोजन को अमाशय तक ले जाना किसका काम है? तो ग्रास नली मतलब निगलना इसका काम है, ठीक। तो ये भी देख लिए। अब जाएगा खाना ग्रसनी, मतलब ग्रसनी से ग्रास नली, ग्रास नली से जाएगा अब अमाशय में, ठीक। अमाशय में क्या मिलेगा उसे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलेगा, ठीक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, ठीक। आप ये बताइए तब तक कमेंट सेक्शन में, ठीक। और अमाशय किसका पाचन करता है? तो प्रोटीन का। तो भाई प्रोटीन का पाचन अगर अमाशय कर दे रहा है तो हम पूछ रहे थे लार में किसका पाचन होगा? तो लार में बताइए किसका पाचन होगा? तो लार में स्टार्च का पाचन होगा, ठीक। किसका पाचन होगा? तो स्टार्च का पाचन होगा, ठीक। ठीक ना? स्टार्च का पाचन होगा लार में। अब देखिए आप ये लिखे कि नहीं अभी तक? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब क्या करता है अमाशय में, और अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, और ये यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम निकलता है, ठीक। पेप्सिन एंजाइम निकलता है, पेप्सिन एंजाइम के कारण ही प्रोटीन का पाचन होता है। और यहाँ पे टाइलिन एंजाइम के कारण ही टाइलिन या कहिए एमाइलेज, टाइलिन या एमाइलेज कहिए, ठीक। टाइलिन या एमाइलेज के कारण स्टार्च का पाचन होता है, ठीक। और यहाँ आप आंत में अगर आए तो यहाँ देखिए छोटी आंत वसा का पाचन करता है, और प्रोटीन का पाचन करता है, और कार्बोहाइड्रेट का बचे खोजे जितना बचा खोजा रहता है सबका पाचन छोटी आंत में होता है। और बड़ी आंत का काम क्या है? जल का अवशोषण करना, ठीक। जल का अवशोषण करना किसका काम है? तो बड़ी आंत का, ठीक। और मैंने एक क्वेश्चन देखा था, आपको आहार नाल के क्रम लगाने के लिए भी दे देगा। तो देखिए मुख गुहा और यहाँ पे ग्रसनी होता है, ठीक। तो मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, अमाशय के बाद आंत में आएंगे तो छोटी आंत, बड़ी आंत, और बड़ी आंत के, हाँ बड़ी आंत, ठीक। और बड़ी आंत भी बड़ी आंत और छोटी आंत अगर बात किया जाए तो शाकाहारियों में ये आहार नाल है ना, बात किया जाए तो शाकाहारियों में आहार नाल की लंबाई अधिक होती है या मांसाहारियों में? बताइए। तो मांसाहारियों में आहार नाल की लंबाई छोटी होती है शाकाहारियों की तुलना में, ठीक। क्योंकि शाकाहार के पाचन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत लंबी होती है, ठीक। तो इसलिए इसके ये भी ध्यान रखेंगे यहाँ। और यहाँ देखिए छोटी आंत में अगर देखें इसमें पूछा, छोटी आंत भी बटा हुआ है, तो ये पूछता है आपको क्वेश्चन कि छोटी आंत में आप लोगों को रेगुलर क्लास में पढ़ाए होंगे डेडूनम, जेजूनम, इलियम, ठीक। ये बताए होंगे आपके छोटी आंत के भाग। और बड़ी आंत के भाग सिक्कम, कोलोन, मलाशय या बड़ी आंत की भाग है। तो आपको ये सर बताएंगे, तो ध्यान रखेंगे छोटी आंत के बाद डेडूनम, डी, इसके बाद होगा जेजूनम, और इसके बाद होगा आपका इलियम। और इसी आधार पे बड़ी छोटी है,
मतलब ये सेंटीमीटर भी अगर पूछता है तो सबसे लंबा डेडूनम है, ठीक, 25 सेंटीमीटर का, और सबसे छोटा जेजूनम 3.5 मीटर का, ठीक, 5 मीटर का। तो ध्यान रखेंगे आप। तो हम यहाँ इसमें इतना आपके नोट्स में ये आप लिखा होगा, ठीक। अब अगर आप ये रिकॉल नहीं कर पा रहे तो आप जरूर अपने क्लास नोट्स को रेगुलर क्लास जहां भी किए होंगे वो सर जरूर, साइंस वाले बायोलॉजी वाले सर जरूर लिखाए होंगे, तो जरूर आप अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे तो आप जरूर देखिए, तो आप रिकॉल कर पाएंगे, ठीक। यहाँ देखिए कहां पे जिसका पाचन हो रहा है भाई, ये देखिए लार ग्रंथियां, टाइलिन स्टार्च का पाचन, ठीक। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या करता है भाई, लार ग्रंथि में लाइसोसोम क्या करता है बताओ भाई, लार ग्रंथि में लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम क्या करता है और ये कहां पाया जाता है, ठीक। तो ये लाइसोसोम का कार्य है कि जीवाणुओं को नष्ट करना, ठीक। लाइसोसोम का कार्य जीवाणुओं को नष्ट करना, मतलब संक्रमित खराब जीवाणु को नष्ट करना, जीवाणुओं को नष्ट करना, ठीक, लाइसोसोम का कार्य। और ये कहां पाया जाता है? तो आंसू और नाक में भी ये पाए जाते हैं, ठीक। और यकृत में देखिए तो पित्त का उत्पादन यकृत में होता है, ग्लाइकोजेनिस यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यकृत है, ठीक। ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ देखिए पित्ताशय, पित्ताशय में वसा का इमल्सीकरण होता है, मतलब बड़े बड़े वसा के कणों को छोटे छोटे में बांट देते हैं, तो पित्ताशय में वसा का इमल्सीकरण होता है, ना कि पाचन होता है, ठीक। वसा का यहाँ भंडारण होता है, ठीक, पित्ताशय में। पित्त का पीएच मान देखिए तो 7.7, तो 7.7 मतलब 7 से ज्यादा तो क्षारीय, अगर 7 से कम होता तो अम्लीय, तो यहाँ देखिए ये क्षारीय प्रकृति का, ठीक। और पित्त लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक है, लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक कौन है? तो पित्त है, ठीक। ये ध्यान रखेंगे। अग्नाशय का देखिए, अग्नाशयी रस का संश्लेषण इसमें होता है, ठीक। और ये देखिए इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेनिन स्टेटिन नामक हार्मोन का स्रावन कहां से होता है? तो अग्नाशय से। इंसुलिन का स्रावन कहां से होता है? तो अग्नाशय से, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे। तो अग्नाशय के बारे में याद जरूर रखेंगे। और आपको बता दें कि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? तो ये रोगाणुओं को नष्ट करने में सहायता करता है, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए प्रमुख एंजाइम, प्रमुख एंजाइम के बारे में अगर जाने तो यहाँ देखिए सुक्रोज, यह सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में प्रवर्तित करता है, ठीक। तो सुक्रोज अगर सुक्रोज को डाला जाए, अभिक्रिया करवाया जाए तो ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक। टाइलिन देखे तो टाइलिन स्टार्च का पाचन करता है। माल्टेज, ये माल्टेज के ग्लूकोज में शर्करा में परिवर्तित हो जाता है ये, ठीक। माल्टेज देखें तो ये माल्टोज को ग्लूकोज शर्करा में परिवर्तित करता है, ठीक। और लैक्टेज देखें तो ये वसा को फैटी एसिड या ग्लिसरीन में बदल देता है। और लैक्टेज एंजाइम देखें तो ये लैक्टोज को ग्लूकोज या ग्लेक्टेक्स में परिवर्तित कर देता है। और इरेप्सिन एंजाइम अगर देखिए शेष प्रोटीन और पेप्टोज को एमिनो अम्ल में बदल देता है, तो ये दे देगा एक साइड एंजाइम और एक साइड ये परिवर्तित करने वाला क्रिया दे देगा। तो वहां इनमें से कौन से सही नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र के बारे में बात करें तो अक्षीय कंकाल, उपांगीय कंकाल, और ऐसे करके दो भागों में ये बांटा गया, ठीक। और यहाँ देखिए अन्य मतलब इसके बारे में तथ्य देखेंगे, कंकाल तंत्र के कार्य देखेंगे और इसके विभाजन देखेंगे, ठीक।
तो पहले इसके बारे में कुछ तथ्य जान ले। तो सबसे बड़ी हड्डी क्या है? फीमर, जो जांग की हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी स्टेपीज है, ठीक, यहाँ की हड्डी। ये मांसपेशी एवं एवं अस्थि की जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडन, ध्यान रखेंगे। और अस्थि से अस्थि की जोड़ को क्या कहते हैं? लिगामेंट। तो अस्थि को अस्थि से जोड़े वो क्या कहलाता है? तो लिगामेंट कहलाता है, ठीक, ध्यान रखेंगे आप। और जो मतलब पेशी और हड्डी अस्थि को जोड़े उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे आप टेंडन, ठीक ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे आप। और यहाँ कार्य अगर देखा जाए, अगर कार्य को देखा जाए तो शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है कौन? कंकाल तंत्र। पेशियों को जोड़ने का आधार प्रदान कौन करता है? कंकाल तंत्र प्रदान करता है कि नहीं भाई? कौन प्रदान करता है? तो कंकाल तंत्र ही तो प्रदान करता है ना, बताइए, करता है कि नहीं? बताइए। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कंकाल तंत्र सहायक है इसमें। शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा करना कंकाल तंत्र का ही कार्य है, ठीक। अगर कंकाल तंत्र के बारे में और जानने की इच्छा हो तो आपको सर क्या कहते हैं, रेगुलर क्लास में ज्यादा डिटेल में आपको सर पढ़ाए होंगे, ठीक। जैसे वहां पे क्या कहते, अस्थि उपास्थि, ये सब आपको सर पढ़ाए होंगे, ठीक। और यहाँ देखिए मनुष्य विभाजन के बारे में, तो मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206। और बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 208। तो ऐसे करके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगर ऑनलाइन क्वेश्चन अगर नहीं बनाया एग्जाम में तो ऐसे करके कि एक स्टेटमेंट कहीं भी आपको दिख जाए कि मनुष्य के शरीर की कुल हड्डियों की संख्या बाल्यावस्था से ज्यादा किशोरावस्था में होती है, ठीक। तो ये क्या है? गलत है ये, ठीक, ऐसी बात नहीं है, बाल्यावस्था में ज्यादा होता है, तो ध्यान रखेंगे आप। और रीढ़ की हड्डियों की संख्या 26 है। सिर के कुल हड्डियों की संख्या, इसमें हड्डियों की कुल संख्या 29 है। ये पूछा गया क्वेश्चन, देख। कपाल की संख्या 8 है। फेशियल 14, ये फेशियल, इसमें हड्डियों की संख्या अगर देखें तो 14 है। पसलियों की संख्या देखें तो 24 है, मतलब 12 जोड़ी। और कर्ण में हड्डियों की संख्या देखें तो 6 है, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे आप, क्या करेंगे? ये ध्यान रखना है भाई, ठीक। यहाँ एक विशेषता नहीं दिया हुआ है। अगर टेंडन के बारे में अगर देखें तो ये तो मांसपेशी और अस्थि को तो जोड़ता है, ये अत्यधिक मजबूत और कम लचीला होता है। यही पूछते हैं अगर विशेषता पूछे, ये अत्यधिक मतलब अधिक मजबूत होता है, ठीक, अधिक मजबूत होगा ये, ठीक, अधिक मजबूत और कम लचीला होगा। कम, ये सिंबल कम का नीचे, कम लचीला, कम लचीला, ठीक, कम लचीला। और इसकी विशेषता देखें तो ये किससे बना होता है? तो ये ग्लाइकोजेन प्रोटीन से बना होता है। ग्लाइक सॉरी कोलोजेन 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 प्रोटीन से ये बना होता है, ठीक। और इसके टेंडन के खिंचाव के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो स्ट्रेन उत्पन्न होता है, स्ट्रेन, ठीक, स्ट्रेन, ये स्ट्रेन उत्पन्न होता है, ठीक। और इसका उल्टा लिगामेंट में कर लीजिए, ये लिगामेंट कम मजबूत और अधिक लचीला होता है, ठीक। और ये किसके बना होता है? इलास्टिन प्रोटीन का ये बना होता है लिगामेंट, ठीक। और यहां देखिए, और इसके खिंचाव के कारण क्या होता है? स्प्रेन लिगामेंट के खिंचाव के कारण उत्पन्न होता है, ठीक। तो ये ध्यान रख लेंगे। अब देखिए मानव का शोषण अंग अगर देखें, इसके बारे में अगर जाने, जान ही लेते हैं भाई इसके बारे में भी, शोषण अंग।
तो ये देखिए नासिका, अगर इस क्रम देखिए नासिका, तब नासिका को हुआ ग्रसनी, सॉरी ग्रस, हाँ हिंदी में ग्रसनी, इंग्लिश में फाइरिंग्स, लाइडिंग्स, इसके बाद ट्राइकिया, ब्रोनकाई, ब्रोनक्वाइल और एल्वियोली। ठीक, और ये देखिए श्वसनी, श्वास नलिका और कुपिका मिलकर किसी का निर्माण करता है, तो फेफड़ा का। ठीक, ये आपके ये आप लोग बायोलॉजी वाले सर जरूर पढ़ाए होंगे और ये जरूर पिक्चर बनवाए होंगे, क्योंकि पिक्चर से समझाने में टीचर को ज्यादा आसानी होती है। ये देखिए फेफड़े की झिल्ली है प्लेउरा, जिसपे प्लेउरा द्रव से ये भरा रहता है, और इसका कार्य क्या होता है, बाहरी आघातों से रक्षा करना। ठीक, और श्वास नली के बारे में अगर जाने तो यह मांसपेशियों की नलिका है, जिसके दीवार पर उपास्थि वलय पाए जाते हैं। ठीक, जो वायु की अनुपस्थिति में भी ट्रैकिया को दीवार से चिपकने नहीं देता है। तो ट्रैकिया को दीवार से चिपकने नहीं देता है, ये किसी कारण होता है, वंड पाइप ट्रैकिया श्वास नली के कारण होता है। ठीक, और ये ट्रैकिया विभाजित होकर दाई और बाई श्वसनियों में बढ़ जाता है, जो फेफड़ों में प्रवेश कर अनेक श्वसनिकाओं में बढ़ते हैं। प्रत्येक श्वसनिकाओं के सिरे पे कुपिका की संरचना पाई जाती है। ठीक, ये कुपिका की संरचना। ठीक, तो इसमें से अगर कोई स्टेटमेंट आपसे उठा के अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बना भी दे तो आप ये ध्यान रखेंगे। दिख रहा है सही से? अब देखिए असंख्य कुपिकाओं के कारण गैसों के विनिमय के लिए सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो कुपिकाओं की संख्या बढ़ने से गैसों का विनिमय के लिए सतही क्षेत्रफल घट जाता है, तो नहीं बढ़ जाता है। ठीक, ऐसे स्टेटमेंट आपको वहां दिखेगा, क्योंकि अब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी बीबीएससी पूछ रहे हैं, अगर ट्रेंड 69वीं बीबीएससी को अगर देखा जाए तो। ठीक, तो इसलिए इसे ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक, गैसों का विनिमय इन्हीं कुपिकाओं के सतह से होता है। ठीक, ये देखिए पिक्चर में ये CO2 इधर CO2 जा रहा है, इधर से O2 आ रहा है। ठीक, हवा से, तो ये रक्त वाहिका बना हुआ है। ठीक, तो कुपिकाएं फेफड़े की क्रियात्मक इकाई है। तो फेफड़े की क्रियात्मक इकाई क्या है, तो कुपिकाएं है। ये क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ एल्वियोली दिया हुआ था। ठीक, एल्वियोली दिया हुआ था, तो ध्यान रखेंगे। और ये फेफड़ों में गैसीय के विनिमय का स्थल है कुपिका। ठीक, तो ध्यान रखेंगे आप, इसके इंग्लिश नाम याद रखेंगे।